अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस लाइव सेशन के अंदर हमने इमरान खान की जानब से दी गई फाइनल कॉल के हवाले से बात करनी है कि खान साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। खान साहब ने कल भी एक बड़ा ऐलान किया था और उसके बाद आज खान साहब ने एक और बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इस सरप्राइज़ के बाद पाकिस्तान में ताकतवर हलके, जिन्हें आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वहाँ पर भी और फिर जो पाकिस्तान में 14-15 पार्टियों का एक चोरों का टोला हम पर मुसल्लत है, उन दोनों के लिए ख़तरात, खदशात, परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं। मुक़्तदर हलके भी शदीद परेशान हैं और इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत में भी बड़ी बेयकीनी, गैर यकीनी की सूरत हाल है कि किसी वक्त भी उनका बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पर बड़ी डिटेल से बात हो सकती है कि किस तरह पाकिस्तान में अब ताकतवर हलकों को भी शिकस्त होती हुई नज़र आ रही है। और पाकिस्तान की तारीख में हम पहली दफ़ा विटनेस कर रहे हैं कि जब एक सिविलियन लीडर, एक आम लीडर इमरान खान की सूरत में, वो 75 साल तारीख में पहली दफ़ा हमें कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके सामने तमाम तर ताकतें, यानी ज़मीनी ताकतें झुकती हुई और उनकी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ये बड़ी बात है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पहले अभी पाकिस्तान को बने हुए 10 साल भी नहीं हुए थे, यानी पाकिस्तान बने हुए मुश्किल से 5-6 साल और पहला ही मार्शल लॉ लग गया और जमहूरियत तो आई नहीं कभी। उसके बाद अयूब साहब ने हुकूमत की, फिर याहिया साहब, फिर बांग्लादेश टूट गया, इल्ज़ाम उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर भी लगा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली जमहूरी हुकूमत आई। उसके बाद फिर आपको पता ही है, ज़िया साहब आ गए, उन्होंने इस्लाम के नाम पर फिर क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, कौन कौन सी जहादों के अंदर हम गए, कहाँ कहाँ से हम क्या क्या किया, वो सब कुछ आपको पता है। एक साल एक की हुकूमत, अगले साल पीपी की हुकूमत, अगले साल नून लीग की हुकूमत, यानी जैसे मौसम तब्दील होते हैं ना, इसी तरह से पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती हुई तारीख के अंदर हम पढ़ते हैं। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इतनी तो मैं धोतियाँ भी तब्दील नहीं करता जितनी पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। तो ये तमाम तर मामलात रहे। मार्शल लग गया, मुशर्रफ साहब आ गए, मुशर्रफ साहब 9 साल हुकूमत करके गए, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आ गई, फिर उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज दिया गया, राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, बड़ी मेजोरिटी थी, नवाज शरीफ ज़ाहिर करप्ट इंसान है और पानामा के अंदर नाम आ गया और वो तमाम तर मामलात थे। तो नवाज शरीफ और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी, फिर आपके खान साहब की हुकूमत आती है, बड़ा लिमिटेड सा उनको मैंडेट दिया जाता है, धांधली के जरिए जो है वो खान को 25 से 30 सीटें कम करवा दी जाती हैं ताकि ये बंदा कंट्रोल में रहे। उसके बावजूद वो अपने दस्तयाब ताकत, दस्तयाब वसाइल में जो कुछ कर सकता होता है वो करता है। मुसलमानों की इज्जत दुनिया में बहाल करवानी हो, उसके लिए मुसलमानों का मुकदमा लड़ना हो, मसला कश्मीर हो, महंगाई हो, फिर कोविड, यानी एक और मुसीबत ना कि एक हुकूमत पहली दफ़ा मिली, तजर्बा नहीं था, उसके बाद आपको कोविड मिल गया। कोविड भी फिर ऐसा कि सिर्फ एक मुल्क इफेक्ट नहीं हुआ, दुनिया के 200 ममालिक इफेक्ट हुए, हर जगह पे लाशें, हर जगह पे क्राइसिस, चीखो पुकार, वैक्सीन का शोर, वैक्सीन मिल नहीं रही, पहले मास्क नहीं मिल रहे, हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहे, लोग मर रहे हैं, घरों पे चढ़ के अजानें दे रहे हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, लोग परेशान, नफसा नफसी का आलम। और इस आलम में पाकिस्तान दुनिया को बताता है कि किस तरह से कोविड से निपटा जाता है। वो भी हमने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा। कम से कम ये वाला जो दौर है वो तो हमने पूरे होशो हवास से देखा ना। माजी का तो शायद हम ना कह सकें कि मुशर्रफ साहब की क्या पॉलिसीज़ थी, या उससे पहले अयूब साहब क्या कर रहे थे, ज़िया साहब क्या कर रहे थे, या किस तरह से वो त्यारा हाईजैक हुआ, कारगिल जंग में क्या हुआ, उसका तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इस दौर के हम ऐनी शाहिदीन हैं। हमने इस मुल्क में हुकूमत ये वाली कम से कम रजीम चेंज होता हुआ देखा, रजीम आता हुआ भी देखा। तो ये तमाम तर मामलात पर तो हम बात कर सकते हैं। अच्छा, खान साहब के साथ फिर क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में, छोड़ दे पाकिस्तान की तारीख को, दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा क्राइसिस आ गया। उससे भी एक बंदा निकल आया और उसके बाद उसने महंगा दुनिया से तेल खरीदा, सस्ता बेचना शुरू कर दिया। 6% पे पाकिस्तान की तारीख में आपके कोविड के बावजूद, जब दुनिया के अंदर इंतहाई मंदी सूरत हाल थी, पाकिस्तान का जो आपका वो GDP ग्रोथ रेट है 6% पे चला गया। उसके बाद एक शख्स को बड़ी बेरहमी से निकाल दिया गया और उसके अपने ही बंदे बिक गए, लोगों को ख़रीद लिया और किताबों के अंदर बड़ी अखलाकियात की तालीमात और वो सारा कुछ हमारी आंखों के सामने कम से कम शहरी इक़्तिदार के अंदर हमने तो ये सब कुछ होता हुआ देखा। पंजाब के अंदर उसकी हुकूमत को घर भेज दिया गया, अक्सरियत उसके पास थी, कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत पास थी, हुकूमत घर भेज दी गई। वो शख्स निकला सुकून से, घर जाके बैठ गया, लोगों को एहसास हुआ कि ये क्या चोर जिनके खिलाफ, देखें अगर मैं कम से कम अपनी बात करूँ, अगर मैं आपके सामने अपनी कहानी रखूँ, तो मैं जब से थोड़ी सी होश संभालना शुरू की, और हम गांव के लोगों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता,
पॉलिटिक्स का और दुनिया की ज़्यादातर मामलात का तो नहीं पता होता, शहर के बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरी जो पिछले अपनी इस 28 साल ज़िंदगी में जो अर्लीस्ट मेमोरी है जो मैंने दुनिया में देखी और जो मुझे याद रह गई ब्लैक टीवी पर, वो था 9/11। अभी पिछले दिनों 9/11 का दिन गुजरा है, उसको भी अब तकरीबन 21 साल हो गए हैं। तो 21 साल पहले जब दुनिया में वो 9/11 का वाक़या हुआ तो वो वहाँ से हमें थोड़ी सी याददाश्त पड़ती है। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का टीवी पर आके कौम से खिताब करना, वो हमें थोड़ा थोड़ा याद है। और चौधरी शुजात का, शौकत अजीज़ का वज़ीर आज़म बनना, वो तमाम तर मामलात। उसके बाद अगर दुनिया में बड़ा वाक़या पाकिस्तान में पेश आया तो वो भी इतना ज़्यादा उस वक्त इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दिसंबर 2007 के अंदर शहादत हो जाना, तो वो तमाम तर मामलात हमने अपनी आंखों से देखे। तो लेकिन हम जब बड़े हो रहे थे, जब होश संभाल रहे थे, हमें यही बताया जाता था कि जरदारी बड़ा चोर है। फिर बताया जाता था ये जो नवाज फैमिली है ना, शरीफ फैमिली, ये बड़े गद्दार हैं, ये रा के एजेंट हैं, इन्होंने सऊदी अरब के अंदर जो फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं वहाँ पे भी रा के एजेंट रखे हुए हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। फिर जब हम यूनिवर्सिटीज़ में गए और हमने अमली तौर पे कुछ थोड़ी हौनो हमें हुई, अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान के निज़ाम का, सियासत का, थोड़ा बहुत हमने समझना शुरू किया। डॉक्टर तारुल कादरी की तारीख चली कि रियासत नहीं, सियासत नहीं, रियासत बचाओ। फिर उससे आगे बढ़े तो फिर 2013 का इलेक्शन होता है, उसमें 4 हलकों का मुतालबा होता है, धांधली धुंधली, वो तमाम तर मामलात। और उसके बाद लॉन्ग मार्च आ जाता है, खान साहब का धरना आ जाता है, 126 दिन का धरना होता है। यानी बात करने का मुख्तसर मकसद यह है कि हमने अपनी, कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम जब शऊर, थोड़ा बहुत शऊर आ रहा था और हम स्टडी कर रहे थे, हम देख रहे थे टीवी चैनल्स, अखबारात या लोगों से सुनना सुनाना, हमने यही सुना कि नवाज शरीफ करप्ट है। फिर पानामा भी हमारे सामने आ गया। हमने यही सुना कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज नहीं, और फिर प्रॉपर्टीज निकल आई। हमें ताकतवर हलकों की जानिब से जो नैरेटिव था, बयानिया था, वो यही था कि यार देखो ना, इन लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। यानी ये 2-3 खानदान, फजल रहमान, शरीफ फैमिली और आसिफ अली जरदारी। जब हम तमाम बड़े हुए तो हमें, हमारे दिलों में ये एक कन्फर्म कर दिया गया, हमें बता दिया गया, ज़हनों के अंदर चीज़ नक्श होगी कि ये चोर है। और हमारी आंखों के सामने फिर इतनी बड़ी वारदात डाल दी गई कि उन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। और फिर कहा जाता था कि उनकी फेवर में बात करें। और फिर पाकिस्तान के अंदर मुहिब्बुल वतनी, यानी मुहिब्बे वतन होने का पैमाना ये बन गया कि अगर तो आप इस इम्पोर्टेड सरकार को सपोर्ट करते हैं तो आप मुहिब्बे वतन हैं, आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करते और ये जो रजीम चेंज हुआ है इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर आप मुहिब्बे वतन नहीं हैं। आप लोगों में से अगर कोई कॉल पे आना चाहे, कोई सवाल, वो भी आप सबके सवालात भी लिए जाएंगे। लेकिन हमें ये बताया गया कि आप मुहिब्बे वतन नहीं हैं। आप बेशक इंडियन टीवी चैनल पे जाकर उनकी बैंड बजाते रहें, जो भी करते रहें, पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वारफेयर का हिस्सा रहें, लड़ें, पाकिस्तान की नजरियाती हदूद का दिफा करें, लेकिन आप मुहिब्बे वतन नहीं हैं। आपको मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा। आप पर FIA के पर्चे कट जाएंगे। वजह क्या है जी? आप क्योंकि शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मान रहे, आप आसिफ अली जरदारी को ईमानदार नहीं मान रहे। आपको तो मानना चाहिए कि नवाज शरीफ से बड़ा हाजी कोई नहीं, नवाज जरदारी से बड़ा मोमन कोई नहीं, शहबाज शरीफ से बड़ा कोई ईमानदार कोई नहीं। ये तो आपको मानना पड़ेगा और आपको इमरान खान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लिहाजा ये सब हमने अपनी आंखों से देखा। फिर खान जो है वो, उसने अपनी एक लंबी जद्दोजहद, सियासी जंग लड़ी, लोगों को मोबिलाइज किया, दिन में 2-2 4-4 जलसे किए, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 25 मई को जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। उसके बावजूद किसी ने भी सबक नहीं सीखा, किसी ने भी नहीं देखा कि लोग इमरान खान के साथ हैं। फिर वो ज़िमनी इलेक्शन जिधर जिधर होते गए जीता गया। पंजाब का इलेक्शन हुआ, एक बड़ा इलेक्शन 19 से 20 हलकों में, वहाँ पे इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया, 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली। उसके बाद भी किसी ने अकल नहीं सीखा कि लोगों को बंदा सुने, लोग क्या चाहते हैं। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, हर वो टीवी चैनल जो इमरान खान के नैरेटिव को प्रमोट करता था या दिखाता था, लोगों ने उस पर फूल निछावर करना शुरू कर दिए। यानी लोगों ने एक वाज़िया पैगाम दे दिया कि हम इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हुए हैं, हम इन चोरों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बावजूद जो है वो किसी ने सबक नहीं सीखा। जिद, अना, उसके अंदर सभी, यानी जिद है ना, मुल्क तबाह होता रहे। हमने देखा खान की हुकूमत थी, मुझे शौकत तरीन साहब ने बताया, ये जो आप तक ये इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहा हूँ। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जब हम हुकूमत में थे तो एक ना नंबर होता है, आपके पास फिगर्स होते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस 4% थे। और जुलाई अगस्त के महीने में पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांस 50% थे। यानी इतना बड़ा मुल्क के साथ जुल्म किया गया। जब PTI की हुकूमत थी बड़ा शोर था, हम भी हमेशा तनकीद करते थे कि महंगाई है जी, महंगाई है। 16% 16 शरह थी महंगाई की, आज वो 42 से 45 है। लेकिन अना है ना, जिद है कि अब इस इम्पोर्टेड रजीम को लेके आए हैं
तो इनके साथ गुजारा करना है, इनको चलाना है। इमरान खान के सामने झुकना थोड़ी है, मुल्क होता है, बर्बाद तो हो जाए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सैलाब आ गया, जानवरों जैसा सलूक इंसानों के साथ किया गया, फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ पे गए और जिस तरह से वहाँ ऊपर से हेलीकॉप्टर से लोगों को जानवर समझा गया। फिर उसी सैलाब में वडेरों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए लोगों के घर तबाह कर दिए, लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर दिया, ज़मीनें तबाह कर दी। वो सारी सूरत हाल हमने देखी, लेकिन फिर भी सबक नहीं सीखा गया। कहा गया कि इन्हीं को तस्लीम करें, लोगों को बताएं कि शहबाज शरीफ से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है, शहबाज शरीफ की स्पीड बड़ी तेज़ है। वो भी हमने अपनी आंखों से देखा और इमरान खान साहब ने भी देखा। खान ने बारहा कहा कि मैं कॉल देने जा रहा हूँ, आप इलेक्शन करवा दें, सिर्फ इलेक्शन करवा दें, लोगों को फैसला करने दें लोग क्या चाहते हैं। लेकिन किसी को कोई असर नहीं हुआ। अब एस्टैब्लिशमेंट भी शदीद घबराई हुई है और ये हुकूमत भी शदीद घबराई हुई है। अब ये फंस चुके हैं ना, बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। अब ये हुकूमत चला नहीं सकते, चल नहीं रही, चला नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है। छोड़ इसलिए नहीं सकते कि इस वक्त अगर हम छोड़ के गए ना तो ये इमरान खान की फतह होगी और हमारी शिकस्त होगी। लिहाजा कैसे हम इस वक्त छोड़ के जाएं और दुनिया को और पाकिस्तान, इमरान खान ने तो कहना है ना कि मैंने इनको उठा के बाहर फेंका है, लिहाजा वो इसी वजह से आप जाना भी नहीं चाहते। हालांकि 23 मई को भी फैसला कर लिया गया था कि शहबाज शरीफ ने अलविदाई तकरीर भी तैयार कर ली थी, चले जाना है। और फिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 25 मई को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने कहा कि अगर अब हम जाएंगे तो इमरान खान की यह फतह कंसीडर होगी, इमरान खान कहेगा कि मैंने उठा के बाहर फेंका है। और अब भी उसी तरह की सूरत हाल है, ये चला भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं रहा, और इमरान खान का डर भी और खौफ भी। और दूसरा बड़ा जो मसला है एस्टैब्लिशमेंट, कि एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया नहीं बन रहा। मुझे कल मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, उनके साथ था, उन्होंने कहा इस वक्त मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट तो इमरान खान है। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान है। एस्टैब्लिशमेंट वो कहते हैं, उसे कहते हैं जिसका बयानिया प्रिवेल करे, जिसका बयानिया चले, जो नैरेटिव बनाए। और इस वक्त किसी का भी नहीं बयानिया चल रहा, सिर्फ बयानिया इमरान खान का चल रहा है। लोग इमरान खान की सुन रहे हैं। लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है जो बयान देते हैं, जो प्रेस रिलीज जारी करते हैं, जो स्टेटमेंट आती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बैक फायर कर जाती है। लोग कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सेकंड, आर्मी चीफ के तैनाती का इशू है। अदारा पहले ही बदनाम हो चुका है, इतना ज़्यादा मुतनाज़ा बन चुका है, दाग लग चुका है। अदारा चाहता है कि अब मजीद बदनामी की तरफ ना जाया जाए, बहुत हो गया है, अब मामला सुधारे जाए। अब जो है वो ये तनकीद जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, बहुत हो गया है, कमज़ोर हो रहा है अदारा, और कमज़ोर होना भी नहीं चाहिए। एक मजबूत फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस्लामी एक अहम मुल्क है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये कोई आम बात नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, उम्मत मुसलमान का एक बड़ा मुल्क है, एटमी मुल्क है, और बेशुमार खतरात है फिर पाकिस्तान को। चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, और खित्ते के लिहाज से जिस जगह पर हम हैं कि उस जगह पर भी हम जो है वो हमारा मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। मजबूत मुल्क फ़ौजों की बुनियाद भी होते हैं और मैशत की बुनियाद पर। तो मैशत तो हमारी पहले ही कमज़ोर है, ऊपर से फ़ौज भी कमज़ोर है, तो उसमें क्या फ़ायदा, यानी वो तो फिर तबाही दर तबाही है ना, तबाही पे तबाही है। तो लिहाजा वो होना चाहिए। अदारा चाहता है कि अब हम इस सारी मुसीबत से निकलें, लेकिन इसके लिए अब मसला ये है कि अगर यही हुकूमत, यही जो चोरों का एक सेटअप है, ये नया आर्मी चीफ लगा देता है, तो फिर हमेशा तनकीद होगी कि जनाब ये आर्मी चीफ किसने लगा दिया है, ये आर्मी चीफ चोरों ने लगाया है। लिहाजा वो आर्मी चीफ अच्छा भी काम करेगा तो लोग पसंद नहीं करेंगे, और कोई मुतनाज़ा बात हो गई तो लोग डबल, यानी अदारा मुतनाज़ बना रहेगा। लिहाजा अदारा नहीं चाहता कि ये कमज़ोर हुकूमत, कमज़ोर रजीम, बदनामे ज़माना, बदमाशों की हुकूमत, इनसे नई तैनाती करवाई जाए। सेकंड, फिर एक दूसरा प्रपोजल ये है कि अबूरी हुकूमत आ जाए, अबूरी हुकूमत नया आर्मी चीफ तैनात करते। लेकिन पाकिस्तान, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ आज दिन को अपनी एक वीडियो में, कि जो आर्मी चीफ होता है ना, उसके गिर्द सारी पाकिस्तान घूम रहा है। मुल्क बर्बाद होता है तो हो जाए, लेकिन जाहिर तकर्री का मामला है ना, जिद है, मैंने तकर्री करनी है, और इस तकर्रियों के चक्कर में आज हम फ्लॉप होने के करीब पहुंच गए, डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गए हैं। तो लिहाजा अदारा ये भी नहीं चाहता कि कमज़ोर, जिनके पास अवामी मैंडेट ना हो, अबूरी हुकूमत, वो आकर तकर्री कर दे। बड़ी परेशानी है, क्या हो। अब अदारा ये चाहता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, अर्जेंट इलेक्शन हो, फौरी से पहले इलेक्शन हो, नई हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती करो। और इसीलिए इमरान खान ने एक हल भी पेश किया था कि वो जब तक नया इलेक्शन नहीं होता, नई हुकूमत नहीं आती, तो आर्मी चीफ की तकर्री मुअक्खर हो जाए और नई हुकूमत आके आर्मी चीफ की तैनाती करे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, और हुक्म भी दिया गया कि तैयारी करे। पीटीआई तो पहले ही तैयार है, खान लोगों में निकला हुआ है, हर रोज़ कहीं ना कहीं पे जलसा कर रहा होता है, टीवी पे मुखातिब होता है, सोशल मीडिया आगे पीछे, तो खान की तो सारी कैंपेन है। लेकिन इस वक्त नून लीग का ये जनाजा है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, जूते पड़ेंगे, लोगों में निकल नहीं सकते, किसी किस्म का इलेक्शन तो वो जनाब अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अब हाथ बांध रहे हैं कि हम क्या करें। अब अदारों के पास बड़ा सोल्यूशन है, 2 सीटों की हुकूमत है, वो एक इशारा करेंगे, आंख से सिर्फ इशारा करेंगे, बाप पार्टी साइड पे हट जाएगी, एमक्यूएम साइड पे हट जाएगी, और हुकूमत नहीं चलेगी। लिहाजा फिर ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी पॉपुलैरिटी तो है कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कुछ 4 सीटें मिलती रहें। लिहाजा अब नून लीग और पीडीएम इलेक्शन में जाना नहीं चाहती। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी फजल रहमान मान नहीं रहे। एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन करवाना चाहती है क्योंकि इज्जत का मसला है और अदारा बदनाम हो रहा है। और यानी इस वक्त
हुकूमत भी ये फंसी हुई है और फिर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट फंसी हुई है। ऐसे में आज इमरान खान साहब एक बड़ा ऐलान कर देते हैं। हमारे दोस्त सहाफ़ी बनी गाला गए हुए थे, उनसे मुलाकात होती है। खान ने कहा मैं जनवरी फरवरी मार्च तक इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना कि इलेक्शन करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, ये मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अब एक तो मैं नाम लूँगा, वो तमाम करदार जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुलव्वस थे, मैं उनका नाम ले दूँगा। नंबर 2, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं जनाब सितंबर के इसी महीने में, यानी इसी महीने में फाइनल कॉल दे दूंगा। अब इमरान खान ने कहा एक तो मैं नाम ले दूंगा, सारे करदारों का नाम लूंगा। एक उन्होंने कहा कि जो है ये मुझे आप दीवार से नहीं लगा सकते। एक उन्होंने कहा मैं काल का इंतजार, मैं लंबा कोई वेट नहीं कर सकता कि आप मुझे कहीं जनवरी फरवरी मार्च में इलेक्शन करवा देंगे, एक नया चूरन दे दें, मैं तब तक सब्र करूं, तब तक आप मेरे नैरेटिव को मुझे क्रश करने की कोशिशों में लगे रहें, उसके बाद आप मुकर जाएं। किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? किसी पे नहीं किया जा सकता। लिहाजा इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी है और उसके बाद अब कुछ समझ किसी को भी नहीं आ रही और कि अब क्या किया जाए, कैसे कैसे निपटा जाए इमरान खान से, और सारे ही कन्फ्यूज़ हैं। यानी जो बात करने का मकसद आखिर में जो नतीजा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो गया है ऐसा कि एक सिविलियन लीडर ने एस्टैब्लिशमेंट को टक्कर दिया है, एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। और इस मुल्क के अंदर तमाम यानी एक शख्स उसकी पार्टी एक तरफ और बाकी तमाम सियासी पार्टियां और बड़े बड़े हैवी वेट सियासतदान एक तरफ, लेकिन उस एक शख्स ने इंटरनेशनल, नेशनल और तमाम ताकतों को, तमाम सियासी ताकतों को, तमाम मीडिया की ताकतों को और उसका नैरेटिव पर भी पाबंदी, टीवी चैनल बंद, उसके बावजूद उस अकेले शख्स ने शिकस्त दे दी है, सुरखरू हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो कहता है कि मेरा ईमान अल्लाह पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन है, किसी इंसानी ज़मीनी खुदा के सामने मैं नहीं झुकता, एक खुदा के सामने झुकने वाला बंदा हूँ, लिहाजा मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानता। और यही वजह है कि आज वो सुरखरू है। लिहाजा एक चीज़ हमारे सामने आ गई, गज़वाए बदर में भी हमने पढ़ा है कि 313 थे लेकिन ईमान खुदा पे था, जीत गए थे। दुनिया के हर मैदान में वो लोग जिनका खुदा पे ईमान होता है, कम हूँ कमज़ोर हूँ लेकिन जीत जाते हैं। लिहाजा वो लोग जिनमें हौसले होते हैं लड़ने के, तनहा खड़े होने के, ईमान होता है, ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरते, वो सुरखरू हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं। और हमारी आंखों के सामने जीती जागती मिसाल है इमरान खान की सूरत में। ये तमाम तर मामला था जो आपके सामने रखना था। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।